जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारी क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, और मूवमेंट्स क्यों हुए होंगे। अंग्रेजी शासन को उखाड़ने के लिए ही, यानी कि अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए ही ये आंदोलन किए गए थे। तो ये चीज़ तो आप सभी को पता है कि क्यों आंदोलन होते थे। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो आंदोलन थे 3 चरणों में हुए थे। ठीक है, आंदोलन कितने चरणों में हुए थे, आपके 3 भागों में बांटा जा सकता है इन आंदोलनों को। ठीक है, ये टाइम पीरियड है सब इनका आंदोलनों के होने का। अब मैं आपको अगर बताऊं कि इनको चरण कहा गया था, 3 चरणों में इनको बांटा गया है। तो पहला चरण जो है वो है आपका 1885 से 1905 तक। ठीक है, 1885 से 1905 तक इसका चरण, प्रथम चरण का टाइम पीरियड है। अब ये प्रथम चरण 1885 से ही क्यों माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। क्योंकि 1885 में आप सभी को पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, आप सभी को पता है, और एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, और भी मैं कांग्रेस के बारे में आपको चीज़ें बताऊंगा वैसे। अब इसके बारे में समझो थोड़ा सा कि ये आंदोलन क्यों होते थे। तो आप सभी को पता है कि आंदोलन होने का कारण यही था कि भारतवासियों को अंग्रेजी जो शासन था वो नहीं समझ में आ रहा था, या भारतीयों को नहीं देखा जा रहा था अंग्रेजी शासन के द्वारा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या हुआ। प्रथम चरण के बारे में देखो, तीनों ही चरण जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको देता हूँ और हाईलाइट करता रहूँगा उन चीज़ों को। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वहीं से आंदोलनों का कह सकते हैं स्टार्टिंग मानी गई है। ठीक है, तो प्रथम चरण 1885 से 1905 तक रहा है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब देखिए उदारवादी राष्ट्रीय नेता कौन से थे। तो सबसे पहले जो नेता भारत में रहे हैं, ठीक है, जो लीडर्स रहे हैं सबसे पहले, तो वो उदारवादी टाइप के ही थे, यानी कि वो हिंसात्मक नेता नहीं थे, उदारवादी नेता थे। ठीक है, उनमें कौन कौन से नेता इंपोर्टेंट है तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, रनाडे इनको बोलते हैं, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ये व्योमेश चंद्र बनर्जी देखिए, आप सभी को पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, पहले अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है ना, और भी मैं ये चीज़ें आपको आगे क्लियर कर दूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सभी जितने भी नेता रहे हैं, ये आपके सबसे स्टार्टिंग के नेता रहे हैं भारत के आंदोलनों में। ठीक है, क्योंकि पहला जो आंदोलन का चरण है वो आपका 1885 से 1905 तक रहा है। तो उसी टाइम पीरियड में ये नेता थोड़े से आगे आए। ठीक है, तो इनका वर्चस्व स्थापित हो गया, यानी कि इनका थोड़ा सा लीडरशिप ज़्यादा मायने रखती थी उस समय। ठीक है, चलिए अब देखो, अब पहला चरण आपका समझ में आ गया, आपको 1905 तक रहा है। ठीक है, 1905 तक आपका पहला चरण रहा है। अभी मैं हर चरण के बारे में आपको अलग एक क्लास में बताऊंगा। जैसे प्रथम चरण है तो अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन आने वाली क्लास में प्रथम चरण के बारे में ही अलग से बताऊंगा। फिर सेकंड चरण आपका सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, अभी द्वितीय चरण आता है, तो द्वितीय चरण थोड़ा सा समझ लो बस। अभी सिर्फ आपको इतनी ही चीजें समझनी है कि द्वितीय चरण कब से कब तक रहा। ठीक है ना, तो ये आपका 1905 से लेकर के 1919 तक रहा है। ये टाइम आपको जरूर थोड़ा सा नोट कर लेना है कहीं को। ठीक है, 3 चरण सिर्फ आपको पता होने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आप सभी को पता चल गया 1885 से 1905, दूसरा आपका 1905 से 1919 तक। अब ये द्वितीय चरण के बारे में थोड़ी सी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 2 तरीके के नेता सामने आए थे। ठीक है, एक तो आपके उग्रवादी और दूसरी ओर क्रांतिकारी। ठीक है, 2 तरीके के नेता यहाँ पर सामने आए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है आंदोलन के इस चरण में एक और उग्रवादी और दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए थे। तो इसका मतलब यही है सिर्फ कि एक और तो उस तरीके के नेता थे कि आप क्या करेंगे, मतलब कि दोनों का उद्देश्य क्या था, चाहे वो उग्रवादी हैं चाहे वो क्रांतिकारी हैं। ठीक है, दोनों का ही उद्देश्य ये था, ये उग्रवादी ना करके इसे आप उदारवादी ही करेंगे। उग्रवादी तो क्रांति से ही रिलेटेड हो गया, तो इसे आप उदारवादी ही कर लो। ठीक है ना, उदारवादी। तो इस समय क्या थे, उदारवादी और आपके क्रांतिकारी, 2 तरीके के नेता थे दूसरे चरण में।
तो उदारवादी नेता तो उसी तरीके के थे, है ना, उसी तरीके के थे कि हिंसात्मक, मतलब कि हिंसा का विरोध करते थे, हिंसात्मक नहीं थे। लेकिन क्रांतिकारी नेता जो थे वो हिंसात्मक थे। वो चाहते थे, उन्हें पता था कि हिंसा से ही भारत को आज़ादी मिल सकती है। लेकिन ये जो उदारवादी नेता थे, ये लोग सोचते थे कि नहीं, भारत को आराम से ही, यानी कि अंग्रेजों को अगर हम हिंसा नहीं दिखाएंगे तभी हमें आज़ादी मिल सकती है। तो दोनों के क्या थे, विचार अलग अलग थे। सिर्फ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तरफ ये उग्रवादी का मतलब, देखो उदारवादी, ये उग्र गलत लिखा हुआ है, उदार है, ठीक है ना। एक तरफ जो उदारवादी विचारधारा थी उसका, वो क्या काम करती थी, वो सिर्फ बहिष्कार करती थी, ठीक है ना, बहिष्कार आंदोलन चलाती थी। आंदोलन चलाएगी और बैठ जाएगी धरने पे कि हम इस काम को नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो उनको क्या कहा गया, बहिष्कार करते थे ये लोग, ज़्यादा हिंसा नहीं दिखाते थे, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जो क्रांतिकारी थे, हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, बमों और बंदूकों का उपयोग किया, ठीक है। इनको लगता था कि ये जो हमारे उदारवादी नेता हैं, इनसे नहीं हो पाएगा भारत आज़ाद, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरी ओर जो क्रांतिकारी नेता थे, नई उम्र के लड़के थे इसमें सभी, ठीक है, ज़्यादातर, और उन्होंने क्या किया, हिंसा को अपना क्या बनाया, एक रास्ता बनाया कि हिंसा से ही भारत को आज़ादी मिल सकती है। तो बमों और बंदूकों का उपयोग किसने किया, क्रांतिकारियों ने किया। आप सभी जानते हैं चीज़ें, ठीक है। और क्रांतिकारी कौन थे, ठीक है ना, सभी के बारे में अलग से, मतलब कि हर चीज़ के बारे में आपको चीज़ें बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना थोड़ा सा नोट कर लेना है कहीं को कि दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक रहा है, थोड़ा सा टाइम पीरियड है बस, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब तीसरे अगर टाइम पीरियड की बात करें, यानी कि जो तीसरा चरण था आंदोलनों का, वो था तीसरा, यानी कि अंतिम चरण। हाँ, 3 ही चरण थे, क्योंकि 1947 में भारत देश आज़ाद हो चुका था। तो 1919 से लेकर के 1947 तक आपका तीसरा चरण रहा था आंदोलनों का। इस समय क्या था, महात्मा गांधी जी हमारे एक्टिव थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेस के एक तरीके से नेता तो थे ही बहुत सारे, लेकिन गांधी जी इन सभी के एक लीडर थे जो कि लेकर के चल रहे थे। कांग्रेस इन्हीं की बात मानती थी ज़्यादा। तो कांग्रेस का काम क्या था, मेन कांग्रेस का काम सिर्फ यही था कि वो उदारवादी नेताओं को ही शरण देती थी, या उदारवादी नेता ज़्यादातर कहाँ पर आपको देखने को मिले थे, कांग्रेस में देखने के लिए मिले थे। और कांग्रेस से अलग हो, जो भी लोग अलग हुए थे वो कहाँ पर गए, फिर वो चले गए आपके क्रांतिकारी बन चुके थे, या कहें कि वो गरम दल में चले गए थे, ठीक है ना। तो 2 तरीके के दल यहाँ पर निकल के आए थे, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल में ये सभी थे, उदारवादी लोगों को नरम दल में कहा गया, और गरम दल में कहा गया जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको अभी एक हेडिंग की तरह याद रखनी है। जब मैं आपको अलग से क्लास बताऊंगा हर एक चरण की, ठीक है ना, हर एक चरण के लिए आपकी एक अलग क्लास लगेगी, छोटी छोटी क्लासेज होंगी, लेकिन टॉपिक अलग अलग है हर चरण का, ठीक है ना। हर चरण के बारे में आपको क्रांतिकारी अलग अलग आएंगे, तो इसी वजह से वो अलग अलग क्लासेस होंगी। 3 क्लास होंगी छोटी छोटी सी, तीनों चरण उनमें खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अभी आपको क्या है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, टाइम पीरियड इसमें आपको याद रखना है एक तो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको आप थोड़ा देख लेंगे। चलिए अब देखो, अब क्या है, हाँ ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि 3 चरण थे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींच दी है, इससे ऊपर ऊपर का चरण बताए गए हैं सिर्फ। अब आता है थोड़ा सा राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रवाद जो था हमारा, यानी कि भारतीयों में राष्ट्रवाद के लिए कहाँ से, मतलब कि जज्बात जाग चुके थे, यानी कि उन्हें राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आ गई। तो 1857 ईस्वी का वो समय था, 1857, ठीक है ना, जब आपका राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, 1857। लेकिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो स्टार्टिंग, यानी कि आंदोलनों की स्टार्टिंग तो 1885 से मानी जाती है, लेकिन राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है आपका कब से 1857 से, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी, तभी से आपका राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। चलो अब देखो कारण क्या क्या थे, कारण क्या क्या थे कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो थोड़े से कारणों के बारे में समझ लेंगे। सबसे पहले तो पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके बारे में यहाँ पर ये पाश्चात्य लिखा जाता है उसको, ठीक है ना। पश्चिम से रिलेटेड है पाश्चात्य, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो ब्रिटेन वगैरह का कल्चर है, उससे जो इंडियंस थे वो थोड़े से प्रभावित हो चुके थे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न शिक्षा नीति थी एवं संस्कृति थी,
उसने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। हाँ, वही बात है कि जो इंडियंस थे वो थोड़े से जागरूक होने लगे अंग्रेजों को देख देख करके ही, ठीक है ना। वो वहाँ ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ भारत में रहते थे भारतीय, वो बाहर भी जाते थे, ब्रिटेन वगैरह जा जा करके देखते थे कि और देशों में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न इलाकों में जा करके इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही मतलब कि देश ये आगे बढ़ चुके हैं, हमारा भारत तो बहुत पीछे है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो वेस्टर्न शिक्षा नीति थी या वेस्टर्न कल्चर था उससे भारतीय थोड़े से प्रभावित हुए, और ये भी एक कारण बना राष्ट्रवाद का कि हमें भी अपने देश में ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि बुरी चीज़ें देश से हटानी चाहिए और ठीक चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो वेस्टर्न कल्चर एक तरीके से यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, कारण। अब दूसरा कारण है जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसका कारण है जो प्रेस थे, ठीक है ना, प्रेस का राष्ट्रवाद में, यानी कि जो समाचार पत्रों से ही यहाँ पर कनेक्शन किसका माना गया है, प्रेस का। प्रेस यानी कि समाचार पत्र उस समय के, ठीक है, आज तो मीडिया है। तो समाचार पत्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कि राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को पता चला था, और राष्ट्र के प्रति सभी लोग क्या हो चुके थे, एक्टिव हो चुके थे कि हाँ, हमें अपना भारत देश अब एक सही मार्ग पर लाना है और अंग्रेजों से आज़ाद भी कराना है। तो राष्ट्रीय प्रेस की नींव किसने डाली थी, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है कि भारत में राजा राम मोहन रॉय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली थी। ये नाम आप याद रखेंगे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है भाई, ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे पत्रों का संपादन किया था, जैसे कि संवाद कौमुदी, ठीक है ना, बंगला भाषा में किया था, एक फारसी भाषा में किया था, यहाँ पर लिखा हुआ है मिरात उल अखबार, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और बहुत सारे क्या थे, पत्र थे, यानी कि समाचार पत्र जो थे बहुत सारे उस समय प्रकाशित होते थे या संपादित किए जाते थे लोगों के द्वारा, ठीक है ना। पत्रिकाएं, पत्र, ये सारे होते थे। और ये प्रेस अगर ना होती तो ये सभी चीज़ें थोड़ी ना आपकी संपादित होती। तो प्रेस का क्या था, एक महत्वपूर्ण रोल था, राष्ट्रवाद को प्रभावित किया प्रेस ने, इतना आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए राष्ट्रीय साहित्य का मतलब वहीं से है कि भारत में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने भी भारत के प्रति क्या किया, भारत के बारे में लिखना स्टार्ट किया, कि भारतीय देश मतलब कि देश प्रेम के बारे में लिखना स्टार्ट किया साहित्यकारों ने भी। तो पहले क्या होता था, साहित्यकारों की जो भी कृतियां होती थी यानी कि रचनाएं होती थी उन्हें लोग पढ़ते बहुत थे, ठीक है। तो उस समय क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं, तो वहाँ पर क्या उस समय क्या था, सारा सिस्टम कि आपकी जो रचनाएं होती थी उन्हें बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे। तो रचनाएं एक तरीके से हर एक घर तक पहुंच जाती थी और वो उन लोगों को पता चल जाता था कि हाँ, भारत में ये चीज़ चल रही है। तो राष्ट्रीय जो साहित्यकार थे उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई इस चीज़ में, ठीक है ना। उन्होंने ऐसी ही चीज़ों की रचना की ताकि लोग एक्टिव हो सकें अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है भाई। चलो, अब देखो, अब एक कारण क्या था यहाँ पर है, देश का आर्थिक शोषण। ये तो आप सभी को पता है कि आर्थिक शोषण हो रहा था देश का, तो सभी लोग इस वजह से भी गुस्सा थे कि अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से भी इन लोगों को शोषित किया हुआ है, तो ये लोग आज़ादी चाहते थे। तो राष्ट्रवाद की यहाँ पर भी भावना उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण थे, ठीक है। और कारण इनमें से क्या थे, जो एक अहम कारण जो था वो था मुगल सम्राट जो औरंगजेब है, ठीक है ना। औरंगजेब जो था उसके बाद जो मुगल सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, ठीक है ना। मुगल सत्ता भी छिन्न भिन्न हो गई और भारतीय सीमा भी छिन्न भिन्न हो गई थी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा अंतिम मुगल सम्राट हुआ है जिसने अपनी मतलब कि अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ गलत नहीं होने दिया अपने साम्राज्य के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जितने भी मुगल शासक आए उनके द्वारा अपना शासन ही नहीं संभला और फिर ये भारत देश को क्या हुआ, अंग्रेजों ने धीरे धीरे कब्जा लिया। लेकिन जब तक औरंगजेब था तब तक अंग्रेजों की ये हिम्मत नहीं थी कि ये कुछ कर सके, ठीक है। तो औरंगजेब के हटने के बाद ही या मरने के बाद ही जो आपके लेटर मुगल्स आए थे उनके शासनकाल से ही भारत की जो सीमाएं थी वो छिन्न भिन्न होने लगी और अंग्रेज धीरे धीरे अपना हक जमाने लगे हर किसी में, यानी कि हथियाने लगे थे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए, अब जो आपके राष्ट्रवाद है इसमें बहुत चीज़ों ने क्या किया अपनी भूमिका निभाई थी, जैसे कि रेल और डाक, ठीक है ना। रेल और डाक तार, ये चीज़ें क्या थी, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। पहली बात तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने चलाई थी रेल, है ना, आपका डलहौजी, आप सभी को पता है। लेकिन ये जो रेल थी इसने भारतीयों को
एक दूसरे से बहुत ही जल्दी जोड़ने का काम किया है। ठीक है, बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो यहाँ पर भारतीय लोग भी आपस में क्या हुए, कनेक्टेड होने लगे। तो और डाक या तार भी वही काम करता है। ठीक है ना, इन दोनों ने भी क्या किया, भारतीयों को भी आपस में जोड़ दिया कि अब हमारा अगला प्लान क्या है। तो एक दूसरे को, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से पता चल जाता था कि अब भारत में क्या क्रिया होने वाली है या क्या आंदोलन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें अपनी कैसे कैसे भूमिका निभानी है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इतनी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ें थी कि अभी आज की क्लास में सिर्फ आपको मैंने बताया कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ। ठीक है, और आपके जो चरण थे वो कौन कौन से थे। अभी चरणों के बारे में अलग अलग से क्लासेस लगेंगी, तो उसको भी आप देख लेंगे। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस क्या है ना, 1885 का जो टाइम है वो एक कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ का, आंदोलनों का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना के बारे में थोड़ा समझो, जो आपके डफरिन, यानी कि आप थोड़ा सा बस इतना याद रखेंगे। अभी रुको, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहले नाम क्या था। ठीक है, इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका पहले नाम था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, ये नाम था पहले कांग्रेस का। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका पहले नाम क्या था। तो इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था पहले, और इसको बाद में क्या नाम बदल, 1885 में से पहले इसका नाम था ये। ठीक है, तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो बाद में इसका जो नाम पड़ा था, बाद में पड़ा था कांग्रेस, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो ये चीज़ आपको पता होनी है सिर्फ। और एक नाम आपको जरूर याद रख लेना है जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, एओ ह्यूम, यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी कांग्रेस की। तो मैं एक सेकंड उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा ह्यूम। ठीक है, ह्यूम भी आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है क्योंकि इसी ने की थी कांग्रेस की स्थापना। तो ये सिर्फ मैंने अभी आपको क्या है, बेसिक चीज़ें बताई हैं कांग्रेस के बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें जो खोल करके मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्लास उसके लिए अलग होगी। जैसे कि अभी 3 चरण हैं, ठीक है ना, 3 चरण थे आपके आंदोलनों के, तो हर एक चरण को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हर एक चरण के बारे में अलग अलग चीज़ें जानेंगे अलग अलग क्लास में। जैसे कि प्रथम चरण है, तो अगली क्लास आपकी 1885 से 1905 के समय की होगी, प्रथम चरण के बारे में। ठीक है, तो इस समय जो भी आपके प्रमुख नेता थे उनके बारे में जानेंगे चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, सभी नेता भी आ जाएंगे, नारे वगैरह सभी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो भाई क्लास को जरूर आपको अटेंड करना है, और ये क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी, क्योंकि बेसिक क्लास थी बिल्कुल। आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि आपका प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण कब से कब तक रहा। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या था, कैसे कैसे यहाँ पर लोगों में ये भावना पैदा हुई। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग, ध्यान से लाइक जरूर कर देना क्लास को, और शेयर कर दिया करो क्लास को भाई, शेयर भी कर दिया करो। और अगर आप पहली बार हैं देखो, सब्सक्राइब भी करना है आपको चैनल। और ये पीडीएफ मैं आपको कहाँ पर दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, दोनों ही जगह में क्या है आपका, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।